हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते हैं। बिना टाइम वेस्ट कर शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है सिलोगिज्म। हम सिलोगिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम को यूज करके। अब वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, उम्मीद है आप सबको याद होगा। जैसे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सम मेन आर गुड। तो हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा मेन को, करेगा। फिर कह रहा है सम मेन आर गुड, यानी कुछ ऐसे मेन है जो गुड है। तो यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा गुड को। तो ये जो आपका वेन डायग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सम मेन आर गुड, यानी ये जो एरिया है ये बता रहा है वो मेन जो कैसे हैं, गुड है। आ रहा है। फिर उसके बाद कैसा दिया हुआ है, ऑल गर्ल्स आर वुमेन, यानी जितनी गर्ल्स है सबकी सब विमेन है। तो जब भी आपको ऑल कहे तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू है वो पूरा का पूरा सर्कल आपके मेन सर्कल के अंदर आना चाहिए। सेम चीज जैसा हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है। अगर मुझे सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, मुझे सेट बी दिया हुआ है 2 3 4 5, और मुझे एक सेट सी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मुझे एक सेट डी दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए 10। तब आप देखिए, अगर मैं सेट के हिसाब से बनाना चाहूं तो मेरे ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये मैंने बना लिया मेरा ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 है। अब फिर उसके बाद देखिए बी है, बी में क्या है 2 3 4 5। तो ये मैंने बना लिया बी। बी के अंदर 2 3 4 के साथ एक और नंबर है, वो कौन सा है, 5। फिर उसके बाद मेरा सी एक सेट बना हुआ है। सी के अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये 6 7 8 9, और एक सेट डी दिया हुआ है जिसपे नंबर है 10। तो ये मैंने डी बना लिया 10। इनमें किसी में भी कोई चीज कॉमन नहीं है। तो आपको क्या दिख रहा है, जब भी दोनों इसमें कोई भी वैल्यू कॉमन है तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इस टाइप के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, ये एग्जाम्पल सम मेन आर गुड। फिर आप देखिए सी के अंदर जितने एलिमेंट है, ठीक है, उसमें आपका पूरा ए और पूरा बी को वो समा सकता है अपने आप में। मतलब ए के अंदर है 1 2 3 4, ये पूरे एलिमेंट आपके सी में भी है। फिर उसके बाद है 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये पूरे बी के एलिमेंट भी सी के अंदर है। तो पूरा का पूरा ए पूरा का पूरा बी किसके अंदर आ रहा है, सी के अंदर। ये इसका एग्जाम्पल है, ऑल गर्ल्स आर वुमेन, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एलिमेंट्स ऑफ सी। तो जो ए का वेन डायग्राम बनेगा वो सी के अंदर बनेगा। लास्ट एग्जाम्पल है नो विमेन इज मैन, मतलब ये एक विमेन है ये मैन है, और नो विमेन इज मैन मतलब दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जब भी रिलेशन नहीं होता है हम ऐसा सर्कल बनाते हैं और दिखा देते हैं कि उनके बीच में रिलेशन नहीं है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो जिसके ही बीच में आपको रिलेशन नहीं है आप क्या करेंगे, उसको क्रॉस करेंगे। ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि कई बार है ना हमें दो के बजाय तीन स्टेटमेंट देता है, तो वहां पे हमें कंफ्यूजन होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर मैं कहूं सम मेन आर बॉयज, सम बॉयज आर गर्ल्स। अब ये आपको स्टेटमेंट कैसा भी दे सकता है, तो उसको लेके कंफ्यूज होना है क्या, नहीं। अब देखिए कह रहा है सम मेन आर बॉयज, ये सम का बना लिया हम लोगों ने। फिर कह रहा है सम बॉयज आर गर्ल्स, लेकिन हमें यहां पे मेन और गर्ल्स के बीच में कोई भी रिलेशन दिया हुआ है क्या, नहीं। तो इसका डायग्राम तो मैं ऐसा ही बना सकता था, सम मेन्स आर बॉयज सम बॉयज आर गर्ल्स। या तो इसका एक और डायग्राम ऐसा भी बन सकता था, सम मेंस
आर बॉयज, सम बॉयज आर गर्ल्स। ये तो ऐसे भी इंटरसेक्ट हो सकते थे। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी आ जाती है, तो हमें ये चीज दिखाना इसमें जरूरी है। तो जिनके बीच में रिलेशन नहीं है उसको हम कैसे दिखा देंगे, ऐसा क्रॉस से, कि भाई इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहां पे मेन और गर्ल्स के बीच में दो रिलेशन आ सकती है। एक आइदर नो मैन इज गर्ल, है ना, यानी यहां पे जो मेन है गर्ल, दोनों का अलग अलग ही रहेगा सेट, यानी जो मेन है वो गर्ल्स के अंदर नहीं आएंगे, जो गर्ल्स है वो मेन के अंदर नहीं आएंगे। एक ये चीज हो सकती है। और दूसरा क्या हो सकता है, कुछ मेन गर्ल भी बन सकते हैं, सम मेन कैन बी, या तो सम मेन आर गर्ल, ये भी हो सकता है। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज होती है। याद रखिएगा, जब भी हमें ये नहीं दिया हुआ है ऐसा क्रॉस वाला रिलेशन, तो वहां पे नो मैन इज गर्ल, सम मैन आर गर्ल, ये दो पॉसिबिलिटी आ सकती है। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है। तो चलिए हम इसे समझते हैं अब हमारे क्वेश्चन के थ्रू। चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ फोर स्टेटमेंट, ऑफ दिस फोर स्टेटमेंट टू कैन नॉट both be true but both can be false. Study the statement carefully and identify the two that satisfy the above condition. Select the correct answer using the code given below each set of statement. क्या कह रहा है, आपको नीचे चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चार में से कोई दो तो ऐसे स्टेटमेंट है जो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन दोनों के दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो आपको वो स्टेटमेंट ढूंढना है कौन से ऐसे हैं जो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। तो चलिए हम एक एक स्टेटमेंट के लिए पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या कह रहा है, ऑल एनिमल्स आर कार्निवोरस। तो चलिए हम बना लेते हैं, ऑल एनिमल्स आर कार्निवोरस। ये तो बनाना आ गया सब लोगों को। सेकेंड क्या कह रहा है, सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस। अब क्या कह रहा है, कुछ एनिमल्स है जो कार्निवोरस नहीं है, तो ये वो एनिमल हो जाएंगे, है ना। आर नॉट का ऐसे बनाएंगे आप, जैसे आपको बोल रहा हूं सम मैन आर बॉयज, इस तरीके से हो गया। तो ये रिप्रेजेंट करता है वो मैन जो बॉयज है, और ये रिप्रेजेंट करता है सम मैन दैट आर नॉट बॉयज, ये रिप्रेजेंट करता है सम बॉयज दैट आर नॉट मैन। समझ रहा है पक्के में। तो आपका सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर और सम एनिमल आर कार्निवोरस, दोनों का डायग्राम सेम तरीके से बनता है, लेकिन जो शेडेड रीजन होता है वो अलग होता है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस। तो कह रहा है जो एनिमल है वो कार्निवोरस नहीं होते। लास्ट दे रहा है सम एनिमल्स आर कार्निवोरस, ये अलग। तो सम एनिमल आर कार्निवोरस, इस केस में ये अलग आएगा आपका शेडेड एरिया। अब आप देखिए, आपसे कह रहा है आपको ऐसे स्टेटमेंट ढूंढना है जो दोनों के दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। देखिए, अगर सब एनिमल कार्निवोरस है, यानी जितने एनिमल के एलिमेंट है सब कार्निवोरस के अंदर आ रहे हैं, और दूसरा ये स्टेटमेंट देखिए कि नो एनिमल आर कार्निवोरस या एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है। एक इसमें ए पूरा का पूरा सी के अंदर आ रहा है, दूसरे इसमें ए पूरा का पूरा सी के बाहर है। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। तो दोनों साथ में ट्रू हो सकते क्या, नहीं। पहला सिनेरियो अगर मैं आपको मैथ्स के टर्म में एक्सप्लेन करूं तो ए दिया हुआ है 1 2, सी दिया हुआ है 1 2 3 4। तो ए के जितने एलिमेंट है वो किसके अंदर आ रहे हैं, सी के अंदर। करके मैंने बोला हूं ए के जितने एलिमेंट है वो किसके अंदर है, सी के अंदर। सेकेंड सिनेरियो कह रहा है ए और सी इक्वल नहीं है, मतलब ए की वैल्यू है 1 2, बी की वैल्यू है 3 4। यहां पे दोनों के दोनों कैसे हैं, अलग है, मतलब
ए अलग है और सॉरी बी नहीं सी, ए अलग है और सी अलग है, तो दोनों चीजें एक साथ ट्रू हो सकती है क्या? नहीं, दोनों इसमें आपके जो एलिमेंट्स है वो कैसे आएंगे? अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि एक जगह पे कह रहा है ए के पूरे एलिमेंट सी के अंदर है, दूसरे इसमें कह रहा है ए और सी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों एक दूसरे कैसे हैं? अपोजिट है। तो अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स रहेगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स रहेगा। अब देखते हैं दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं क्या? वो भी हो सकते हैं। ये एग्जांपल है उसका। यहां पे क्या कह रहा है? सम एनिमल आर कार्निवोरस। अगर कुछ एनिमल कार्निवोरस है, ये वाला डायग्राम अगर सही है, मतलब ए की वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3, बी की वैल्यू दिया हुआ है 3 4 5, सी की वैल्यू दिया हुआ है 3 4 5, तो देखिए यहां पे मैं कह सकता हूं कि ये दोनों के बीच में एक एलिमेंट कॉमन है 3, तो इसका जब डायग्राम बनेगा तो मैं ऐसा बना सकता हूं, ए के अंदर है 1 2 3, सी के अंदर है 3 4 5, बना सकता हूं। तो इस सिनेरियो में मेरा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। और हमसे यही पूछा था उसने, क्या पूछा था? आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। क्वेश्चन क्या है? टू कैन नॉट बोथ बी ट्रू, यानी दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, बट दोनों के दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट है? हमारा कौन सा था ये? पहला और तीसरा डायग्राम। तो पहला और तीसरा, तो आंसर आएगा 1 एंड 3। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। नहीं समझा तो टेंशन लेना क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन कह रहा है दोनों के दोनों ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन दोनों के दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन, मतलब जितनी की जितनी ट्रेन है सबकी सब चलती है डीजल इंजन पे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन। अब ये बनाना आ गया होगा, सम ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? नो ट्रेन इज रन बाय डीजल इंजन, यानी जितनी ट्रेन है उनका डीजल इंजन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, आएगा। तो नो ट्रेन इज रन बाय डीजल इंजन। और दिया हुआ है सम ट्रेन्स आर नॉट रन बाय डीजल इंजन, यानी कुछ ऐसी ट्रेन है जो डीजल इंजन पे नहीं चलती। तो ये वाला डायग्राम भी अब बनाना आ गया होगा आपको कि सम ट्रेन्स आर नॉट रन बाय डीजल इंजन। तो ये नॉट जहां पे आ गया तो आपको क्या करना है? शेडेड एरिया को छोड़ के वाले एरिया को मार्क करना है। फिर से सेम लॉजिक लगाओ, अगर पूरी की पूरी ट्रेन डीजल इंजन पे चल रही है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं इसे ट्रू ले लूं, ये मान लूं कि सबकी सब ट्रेनें डीजल इंजन पे चल रही है, तो भाई ऐसी कोई ट्रेन नहीं बचेंगी जो डीजल इंजन पे नहीं चल रही। तो नो ट्रेन इज रन्स ऑन डीजल इंजन, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ऐसी कोई भी ट्रेन नहीं है जो डीजल इंजन पे चलती, तो उस केस में ये फॉल्स हो जाएगा कि सब ट्रेनें डीजल इंजन पे चलती है। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट है। क्यों? एक कह रहा है कि टी के पूरे एलिमेंट डी के अंदर है, दूसरा कह रहा है टी और डी के बीच में कोई नाता ही नहीं है, दोनों के दोनों अलग अलग है, उनमें एक भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये जो भी अपोजिट स्टेटमेंट होते हैं ना, वो अगर एक ट्रू है तो दूसरा पक्के में फॉल्स होता ही है, होता है। तो यहां पे फिर से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये दोनों के दोनों साथ में फॉल्स हो सकते क्या? हो सकते हैं। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी ट्रेनें हो जो डीजल इंजन पे चलती हो। तो अगर मैं कहूं सम ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन, तो ये अगर मैं कह दूं तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा क्या? कि अगर मैं दो स्टेटमेंट लूं यहां से, तो अगर पहले को ट्रू लूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसे ट्रू लूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर मैं दोनों को फॉल्स ले लूं तब भी मेरे पास एक आंसर आ सकता है, यानी एक ऐसा आंसर है जो दोनों को भी फॉल्स प्रूव कर सकता है। तो फिर से इसका आंसर क्या आएगा? 1 एंड 3। उम्मीद है समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपने वेन डायग्राम बनाना अच्छे से सीख लिया तो आपको वाले क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे का क्वेश्चन देखिए आप, क्या दिया हुआ है हमें? कंसिडर फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट, ओनली स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन
रेस, यानी रेस में कौन दौड़ सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट दौड़ सकता है। तो अगर आप रेस करा रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन दौड़ेंगे? स्टूडेंट दौड़ेंगे। समझ में आया डायग्राम कैसे बना है? ओनली स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन रेस, यानी जितने लोग रेस कर रहे हैं सबके सब कौन है? स्टूडेंट्स ही है। स्टूडेंट्स को छोड़ के और कोई आ सकता है क्या? नहीं। लेकिन ऐसा दिया हुआ है कि स्टूडेंट जितने हैं पूरे के पूरे रेस में दौड़ रहे हैं? नहीं। तो करके हमने ऐसा डायग्राम बनाया कि ओनली स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन रेस, यानी इस रेस में दौड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट। सम पार्टिसिपेंट इन द रेस आर गर्ल्स, यानी कह रहा है ये जो रेस हो रही है इसमें कुछ गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर रही है। फिर उसके बाद ऑल गर्ल पार्टिसिपेंट इन द रेस आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग, यानी जितने भी गर्ल पार्टिसिपेंट है जो रेस में दौड़ रही है उनको आपने बुलाया है कोचिंग के लिए। समझ में आया? ये कैसे निकाले समझा? फिर से देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ओनली स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन रेस, यानी अगर मैं रेस कराऊं उसमें दौड़ने के लिए आपका स्टूडेंट होना जरूरी है ना? तो रेस में एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ कौन दौड़ सकते हैं? स्टूडेंट दौड़ सकते हैं। दौड़ सकते हैं, जरूरी है क्या कि पूरे स्टूडेंट दौड़े? नहीं। तो यहाँ पे आपने रेस लिखा, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, लिख दिए। फिर उसके बाद कह रहा है सम पार्टिसिपेट इन द रेस आर गर्ल्स, तो यहाँ पे रेस के कुछ पार्टिसिपेंट क्या है? गर्ल्स है। हमें पता है ना सम का कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ऐसी गर्ल्स आनी चाहिए, यहाँ पे ऐसी रेस आनी चाहिए। अब तो हम सेम डायग्राम में बनाएंगे। तो जितने रेस के पार्टिसिपेंट है उनमें कौन है? सम आर गर्ल्स। आ गया। फिर कह रहा है ऑल गर्ल्स पार्टिसिपेंट इन द रेस, ऐसी गर्ल्स जो रेस में दौड़ रही है। कितनी है? इतनी है। ये सबको किसके लिए बुलाया गया है? कोचिंग के लिए बुलाया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल पार्टिसिपेंट इन द रेस आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग। रेस में ये पूरे लोग दौड़ रहे हैं, कोचिंग में सिर्फ ये लाल वालों को दे रहा हूं, तो पूरे स्टूडेंट को कोचिंग दे रहा हूं क्या? नहीं। ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग, भाई स्टूडेंट्स ये पूरे के पूरे पीले वाले हैं, और कोचिंग में कितनों को दे रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ ये लाल वालों को। तो पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को भी मैंने बुलाया हूं क्या कोचिंग के लिए? नहीं। ऑल पार्टिसिपेंट इन द रेस आर स्टूडेंट, यानी ये है रेस, रेस में दौड़ने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्टूडेंट है। ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? ये है रेस, और रेस में जो लोग दौड़ रहे हैं वो कौन है? स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ओनली स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन रेस, यानी अगर रेस होंगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन दौड़ सकता है? स्टूडेंट दौड़ सकते हैं। तो उसने यही क्वेश्चन को रीफ्रेम करके यहाँ पे फिर से पूछ लिया। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। इजी था, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे दिया था ऑल पार्टिसिपेंट इन द रेस आर स्टूडेंट। तो ये देखो जब भी आपको ऐसा दिखे ना डायग्राम कहीं पे भी, ये है टी, ये है कॉफी, तो इसका क्या बनेगा? ऑल टी आर कॉफी बनेगा पक्के में। इजी है, समझा सबको? चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल आर्टिस्ट आर विम्सिकल, तो जितने आर्टिस्ट है सबके सब विम्सिकल है। सम आर्टिस्ट आर ड्रग एडिक्ट, अब कह रहा है कुछ तो ऐसे आर्टिस्ट है जो ड्रग एडिक्ट है। फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट, मतलब कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग भी होते हैं जो क्या बन सकते हैं? ड्रग एडिक्ट। बट देखो मैं इसे ऐसा बना सकता हूं, सम फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर ड्रग एडिक्ट, है ना? यहाँ पे आर्टिस्ट के साथ कुछ भी रिलेशन मुझे दिया हुआ है क्या? नहीं। तो मैं चाहूं तो इसे इधर साइड भी बना सकता था, और मैं चाहूं तो इधर साइड भी बना सकता था। करके मैंने यहाँ पे कहीं पे भी किसी के बीच में क्रॉस मारा क्या? नहीं। इनके बीच में रिलेशन हो सकता है। चलिए
अब हम देखते हैं हमारे डायग्राम के हिसाब से क्या कह रहा है। आर्टिस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड, यानी जितने आर्टिस्ट है सबके सब फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। भाई दोनों के दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मैं डायग्राम ऐसा भी बनाऊं, आर्टिस्ट, whimsical, ड्रग एडिक्ट, अब मुझे कह रहा है सम ड्रग एडिक्ट आर, समी दिया हुआ ना, फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट, तो फ्रस्ट्रेटेड पीपल ड्रग एडिक्ट बन सकते हैं। अगर मैं ऐसा भी ड्रॉ कर लूं कि ये ड्रग एडिक्ट वाले में से थोड़े से लोग इधर आ जाइए, फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर ड्रग एडिक्ट, तो उस केस में आपका एक स्टेटमेंट क्या बन सकता है। अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड पीपल और आर्टिस्ट के बीच का रिलेशन निकालू तो आइदर सम फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर आर्टिस्ट और नो फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर आर्टिस्ट, ये दो चीज आ सकती है ना। और ये स्टेटमेंट एक साथ आएगा तो ही ट्रू होगा, ठीक है। यानी आपको ऑप्शन में दिया रहना चाहिए कि कुछ फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर्टिस्ट रहेंगे या तो कोई भी फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर्टिस्ट नहीं रहेगा। लेकिन इससे आप जनरली ये स्टेटमेंट दे सकते हैं क्या कि जितने के जितने आर्टिस्ट है सबके सब फ्रस्ट्रेटेड हो सकते, नहीं, आर्टिस्ट और फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा कहीं पे भी डायग्राम बन सकता है कि ऑल आर्टिस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड। आर्टिस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, जितने आर्टिस्ट है सबके सब फ्रस्ट्रेटेड है। ऐसा डायग्राम तो यहाँ पे बन नहीं ही सकता है। समझ में आया पक्के में। तो क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड और आर्टिस्ट के बीच का रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो दो चीज है, दोनों एक साथ आंसर में आनी चाहिए कि आइदर नो आर्टिस्ट इज फ्रस्ट्रेटेड या तो सम आर्टिस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड, यही चीज आ सकती है। और कुछ आ सकता है क्या, नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है आपको, सम ड्रग एडिक्ट आर whimsical, तो कुछ ड्रग एडिक्ट ऐसे हो सकते हैं क्या जो whimsical हो। आप दोनों डायग्राम देख लो, कुछ ड्रग एडिक्ट ऐसे हो सकते हैं क्या जो whimsical हो, हाँ, ये वाला स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर ड्रग एडिक्ट, जितने फ्रस्ट्रेटेड पीपल है पूरे के पूरे ड्रग एडिक्ट है क्या, नहीं, उसका डायग्राम तो ऐसा बनना चाहिए था, ऑल फ्रस्ट्रेटेड आर ड्रग एडिक्ट, है ना। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ, फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट, यानी फ्रस्ट्रेटेड पीपल ड्रग एडिक्ट बन सकते हैं, आर प्रोन का मतलब बन सकते हैं, है ना। तो सम फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर ड्रग एडिक्ट, ऑल आएगा क्या, नहीं। whimsical people are generally frustrated, हमें whimsical और frustrated के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है क्या, नहीं। तो whimsical people are generally frustrated, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, नहीं। मैं क्या कह सकता हूं, either some whimsical people are frustrated और no whimsical people are frustrated। समझ में आया। याला एग्जाम्पल मैं आपको बार बार इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, क्योंकि कई बार है ना प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, वहां पे ये चीज सही हो सकती है, तो उसका भी क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी सिर्फ जितना चीज समझाना चाह रहा हूं उतनी चीज समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऑल मशीन कंज्यूम एनर्जी, यानी जितनी की जितनी मशीन है उसे चलाने के लिए आपको एनर्जी लगती है। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी, यानी आप एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन आर चीप टू मेंटेन, अच्छा ये दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए हमें, तो इसका डायग्राम हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। ये कैसे पता चला मुझे, देखिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी मतलब एनर्जी का एक स्रोत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी और इसके बीच में एनर्जी के बीच में ऐसा डायग्राम भी बना सकता था, मशीन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा भी बना सकता था। दोनों में से कौन सा यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे मशीन के साथ इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन पता नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मुझे वो क्लियर हुआ क्या,
इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन आर चीप टू मेंटेन। कह रहा है कुछ तो ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो रही है, और ये जो मशीन है ये कैसी है, चीप टू मेंटेन है। तो मुझे ये वाला डायग्राम यूज करना है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें मशीन और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड दोनों में दूरी है। मुझे दोनों चाहिए कि कुछ ऐसी मशीन बने जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो। समझ में आया। और लास्ट क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन डू नॉट कॉज पोल्यूशन। तो ये था इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन, ये चीप टू मेंटेन है, और इसी का दिया हुआ है कि ये डू नॉट कॉज पोल्यूशन। तो दोनों चीजें वो शेडेड एरिया के बारे में ही बात कर रहा है। तो हमने डायग्राम क्या बनाया, पहले गौर से देखिए, ऑल मशीन कंज्यूम्स एनर्जी, यानी जितनी की जितनी मशीन है सबको चलाने में आपको क्या लगेंगी, एनर्जी लगेंगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी, यानी इसमें एक स्रोत है आपका इलेक्ट्रिसिटी। आप मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन आर चीप टू मेंटेन। तो ये हो गया मशीन जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन आर चीप टू मेंटेन, आर चीप टू मेंटेन। एंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन, फिर से इसी रीजन की बात कर रहा है, डू नॉट कॉज पोल्यूशन। तो डू नॉट कॉज पोल्यूशन। तो ये डायग्राम हमारे पास एंड में बना। अब देखिए क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल मशीन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी। कह रहा है ऐसा डायग्राम बन रहा है क्या, ऑल मशीन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऐसा डायग्राम बन रहा है क्या, नहीं। तो ये गलत हो गया। देयर इज नो फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर देन इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के और कोई एनर्जी है ही नहीं, यानी वो कह रहा है जितनी एनर्जी आ रही है सबके सब किससे आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है। तो जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन होने लगे ना, वो ऑप्शन का डायग्राम बना के देख लेना। ऐसा डायग्राम यहां पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। मोस्ट मशीन्स आर ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी। कह रहा है ज्यादातर मशीन तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ही चल रही है, नहीं। हम लोगों ने सम पढ़ा हुआ है ना, मोस्ट का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से कि लगभग पूरी की पूरी, ज्यादातर, थोड़ी सी ऐसी है जो बाहर है। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट हमें यहां पे दिया हुआ है कि जिससे हम ये कंक्लूड कर सके, नहीं। और लास्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन आर प्रिफरेबल टू यूज। अब देखो ये है आपकी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स है, ये जो शेडेड एरिया है रेड से, ये कैसी है, चीप है मेंटेन करने के लिए, पोल्यूशन भी नहीं होता करके हम बोल सकते ये क्या है, प्रिफरेबल टू यूज। तो उम्मीद है समझा होगा, इजी कंसेप्ट है, पक्के में समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं दिया था जिससे हम मोस्ट मशीन्स आर ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसे सही कह सके। मोस्ट कह रहा है, देखो अगर सम कहता तो हम उसे ट्रू कर सकते थे कि हाँ कुछ ऐसी मशीन्स है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम कर रही है, लेकिन उसने क्या बोला, मोस्ट मशीन्स। मोस्ट मशीन्स का मतलब होता है कि अगर ये पूरी की पूरी मशीन्स है तो इसका ज्यादातर भाग इलेक्ट्रिकली चल रहा है। ऐसा कहीं पे भी हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिससे हम निकाल सके, नहीं। लेकिन हमें यह दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन आर प्रेफरेबल टू यूज। प्रेफरेबल टू यूज क्यों है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि चीप टू मेंटेन, और इससे पोल्यूशन भी नहीं होता। तो उम्मीद है अगर इतना घुमा के भी पूछे क्वेश्चन तो आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है समझा होगा, इजी है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नन बट रिच कैन अफोर्ड एयर ट्रैवल। क्या कह रहा है, नन बट रिच कैन अफोर्ड एयर ट्रैवल, यानी रिच लोगों को छोड़ के एयर ट्रैवल कोई और नहीं कर सकता। यानी जितने लोग एयर ट्रैवल कर रहे हैं सबके सब क्या होने चाहिए, रिच होने चाहिए, क्योंकि अगर वो रिच रहेंगे तो ही वो एयर ट्रैवल
कर सकते हैं। फिर कह रहा है सम ऑफ दोज हु ट्रैवल बाय एयर बिकम सिक। कह रहा है कुछ लोग जो एयर ट्रैवल कर रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, सिक हो सकते हैं। फिर क्या कह रहा है सम ऑफ दोज हु बिकम सिक रिक्वायर ट्रीटमेंट। अब कह रहा है कुछ लोग जो सिक होते हैं उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब देखो यहां पे मैं ऐसा भी बना सकता हूं सम ऑफ दोज हु बिकम सिक रिक्वायर ट्रीटमेंट, और मैं ऐसा भी बना सकता हूं कि सम ऑफ दोज हु बिकम सिक रिक्वायर ट्रीटमेंट, क्योंकि मुझे इसका आर के साथ और ए के साथ कुछ भी रिलेशन दिया हुआ नहीं है। तो आइदर ये ट्रू होगा जिसमें आर और ए के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है, दूसरा ये ट्रू होगा जहां पे सम टी मे बी ए और आर हो सकता है। समझ में आया? अब देखिए क्या कह रहा है ऑल द रिच पर्सन ट्रैवल बाय एयर। कह रहा है जितने के जितने रिच पर्सन है सबके सब एयर से ही चलते हैं। तो यहां पे देखिए एयर ट्रैवल है ये और रिच पर्सन है ये, तो यानी बहुत सारे रिच ऐसे हैं जो एयर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका डायग्राम कैसे बनता था ऑल रिच पर्सन ट्रैवल बाय एयर, यानी जितने के जितने रिच पर्सन है सबके सब कैसे चलते हैं एयर से। इसका उल्टा ऊपर दिया हुआ है, इसका अपोजिट ऊपर दिया हुआ है। सेकंड क्या है दोज हु ट्रैवल बाय एयर बिकम सिक, यानी जो लोग एयर ट्रैवल करते हैं वो लोग क्या हो जाते हैं सिक हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे एयर ट्रैवल और सिक के बीच में सम वाला रिलेशन है ना, ये है कुछ लोग जो एयर ट्रैवल करते हैं वो सिक हो सकते हैं। तो अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो पक्के में सिक होंगे, ऐसा कुछ है क्या। दोज हु ट्रैवल बाय एयर बिकम सिक, यानी जो लोग एयर से ट्रैवल कर रहे हैं वो सिक होंगे। तो ये ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, ऐसा कुछ बन रहा है क्या, नहीं। ऑल द रिच पर्सन बिकम सिक, यानी जितने के जितने रईस लोग हैं सबके सब सिक होंगे। ये वाला भी डायग्राम वहां पे बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। लास्ट ऑल दोज हु ट्रैवल बाय एयर आर रिच, यानी जितने लोग एयर से ट्रैवल कर रहे हैं सबके सब रिच। ऐसा डायग्राम यहाँ पे है क्या, है। तो आपका ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट होगा। समझ में आया पक्के में, इजी कंसेप्ट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा आपको यही कहूंगा जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे डायग्राम में क्या चीज सही है क्या नहीं है, हर एक ऑप्शन का आप इंडिविजुअल फिगर भी बना के देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नन बट स्टूडेंट्स आर द मेंबर्स ऑफ द क्लब, यानी एक ऐसा क्लब है जिसके मेंबर सिर्फ और सिर्फ कौन है, स्टूडेंट। नन बट स्टूडेंट, यानी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट बन सकते हैं मेंबर ऑफ क्लब। यानी ये एक क्लब है जिसके मेंबर सिर्फ और सिर्फ कौन बन सकते हैं, स्टूडेंट्स बन सकते हैं। यानी ये क्लब एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए। समझ में आया। तो नन बट स्टूडेंट्स आर मेंबर ऑफ क्लब का मतलब क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स है सिर्फ और सिर्फ वो बन सकते हैं मेंबर ऑफ क्लब। यानी जितने भी क्लब के मेंबर है सबके सब पक्के में क्या होंगे, स्टूडेंट्स ही होंगे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम मेंबर्स ऑफ क्लब आर मैरिड। तो ये जो क्लब के मेंबर है, ये जो क्लब के मेंबर है ये कैसे हैं, मैरिड है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल मैरिड पर्सन आर इनवाइटेड फॉर डांस। अब ये जो जितने भी मैरिड पर्सन है, ऑल मैरिड पर्सन आर इनवाइटेड फॉर डांस, ऐसा कह रहा है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन सही है। ऑल वाला कैसे बनाते थे याद है ना, जितने के जितने मैरिड है सबके सब किसके अंदर आने चाहिए, डांस के अंदर। तो ऑल मैरिड पर्सन आर इनवाइटेड फॉर डांस। इस तरीके का डायग्राम आपके पास यहाँ पे बन रहा है। पहला क्या कह रहा है,
ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर डांस, यानी जितने के जितने स्टूडेंट है सबको डांस के लिए बुलाया गया है। ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं। ऑल मैरिड स्टूडेंट आर इनवाइटेड फॉर डांस, ऐसे कितने स्टूडेंट है जो मैरिड है? ये यहां पे दिख रहा है हमें, ये वाला जो एरिया है ना। ये देखो क्लब के अंदर कौन है? स्टूडेंट है। और ये जो स्टूडेंट है ये कैसे हैं? मैरिड है। और ये जो मैरिड स्टूडेंट है उनको हमने काय में बुलाया है? डांस में बुलाया है। तो ये आ गया आपके लिए आंसर सही कि ऑल मैरिड स्टूडेंट आर इनवाइटेड फॉर डांस। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? ऑल मेंबर्स ऑफ क्लब आर मैरिड, यानी क्लब के जितने मेंबर्स है सबके सब मैरिड है। ये भी स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पे नन ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है समझाऊंगा, नहीं समझाऊंगा तो एक बार जल्दी से देखिए। नन बट स्टूडेंट्स आर मेंबर ऑफ क्लब, यानी अगर आपको मेंबर ऑफ क्लब बनना है तो आपका क्या होना जरूरी है? स्टूडेंट, क्योंकि नन बट स्टूडेंट यानी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट बन सकते हैं मेंबर ऑफ क्लब। तो ये एक ऐसा क्लब है जिसपे आने के लिए आपका स्टूडेंट होना जरूरी है। अब मैं धीरे धीरे देखिए डायग्राम को और प्रिसाइज करते जा रहा हूं। अब हम एकदम एज में बनाया करेंगे, जब भी ऑल वाला स्टेटमेंट आएगा तो हम ऐसे एज में बनाने की कोशिश करेंगे। समझा आता है? फिर कह रहा है सम मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड, यानी ये क्लब में ऐसे भी लोग हैं जो कैसे हैं? मैरिड है। और लास्ट क्या कह रहा है? ऑल मैरिड पर्सन आर इनवाइटेड फॉर डांस, और जितने के जितने मैरिड पर्सन हैं सबको हमने बुलाया है डांस के लिए। बुलाया तो इस तरीके का डायग्राम यहाँ पे हमारा बना। पहला कह रहा था ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर डांस, जितने के जितने स्टूडेंट है सबको डांस के लिए बुलाया। ऐसा सही है क्या? नहीं, ये स्टूडेंट है ये डांस। अगर यहाँ पे कहता सम स्टूडेंट आर इनवाइटेड फॉर डांस तो हम ट्रू कह सकते थे, क्योंकि डांस और स्टूडेंट के बीच में ऐसा रिलेशन दिया हुआ है। तो अगर सम देता तो हम उसे सही कहते। ऑल मैरिड स्टूडेंट आर इनवाइटेड फॉर डांस, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? यहां पे देखिए ये है हमारा शेडेड रीजन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है क्लब के मेंबर, ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है क्लब के मेंबर जो मैरिड है करता है। और ये क्लब में आने के लिए आपका क्या होना जरूरी है? स्टूडेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऐसे स्टूडेंट्स जो मैरिड है, करता है ऐसा। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे स्टूडेंट जो मैरिड है, और जो मैरिड स्टूडेंट्स है ऑल मैरिड स्टूडेंट इनको हमने डांस पे इनवाइट किया हुआ है। क्योंकि देखिए ये जो शेडेड एरिया है ये वाला, ये पूरा का पूरा डांस के अंदर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी मैरिड पर्सन हैं सबको डांस में बुलाया गया है। तो जितने भी मैरिड पर्सन हैं सबके सबको आपने डांस में बुलाया है। क्या कह रहा है? एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओनली दोज who have a pair of binoculars can become member of bird watcher club, यानी कह रहा है बर्ड वॉचर क्लब में आने के लिए आपको एंट्री तभी मिलेंगी जब आपके पास क्या हो? बाइनोकुलर्स हो, है ना। लेकिन ऐसा दिया हुआ है कि जितने लोगों के पास बाइनोकुलर्स है सबके सब बर्ड वॉचर क्लब में आएंगे? नहीं। समझ में आया? तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? Only those who have a pair of binoculars are members of can become members of bird watcher club। तो वो आ सकते बर्ड वॉचर क्लब के अंदर। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? सम मेंबर्स ऑफ, आप चाहो तो इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं या तो फिर ऐसा एज में करो। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? सम मेंबर्स ऑफ बर्ड वॉचर क्लब हैव कैमरा। तो बर्ड वॉचर क्लब के कुछ तो ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास क्या है? कैमरा है। दोज मेंबर हु हैव कैमरा कैन टेक पार्ट इन फोटो कॉन्टेस्ट। तो ऐसे बर्ड वॉचर ग्रुप के लोग जिनके पास कैमरा है ये पार्ट ले सकते हैं किस पे? फोटो
कॉन्टेस्ट पे। समझा कैसे ड्रॉ किए? फिर से देखिए क्या कह रहा है, ओनली दोज हु हैव अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स। मतलब आपके पास अगर पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स है तभी आप मेंबर बन सकते हैं बर्ड वॉचर के। मतलब अगर आपको बर्ड वॉचर क्लब में जाना है तो आपके पास सबसे पहली जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास क्या होना चाहिए, बाइनोक्यूलर्स होना चाहिए। यानी जितने भी लोग बर्ड वॉचर क्लब में आएंगे सबके पास बाइनोक्यूलर्स होना जरूरी है। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ बर्ड वॉचर क्लब हैव अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स। लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि बर्ड वॉचर क्लब में आने के लिए पहली कंडीशन ही यही है कि आपके पास बाइनोक्यूलर्स होना चाहिए। ना जितने भी लोग बर्ड वॉचर क्लब में हैं सबके पास बाइनोक्यूलर्स होना चाहिए। तो ऑल वाला डायग्राम हमेशा ऐसा बनता है, बन गया। फिर क्या कह रहा है, सम मेंबर्स ऑफ बर्ड वॉचर क्लब हैव कैमरा। यानी जो बर्ड वॉचर क्लब वाले लोग हैं इनमें से कुछ लोग, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या है, कैमरा है। और ऐसे लोग जिनके पास कैमरा है, दोज मेंबर्स यानी बर्ड वॉचर क्लब के ऐसे मेंबर जिनके पास कैमरा है, वो किस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फोटो कंटेस्ट में कर सकते हैं। डायग्राम इजीली बन गया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। पहला, ऑल दोज हु हैव अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स आर मेंबर ऑफ बर्ड वॉचर क्लब। यानी ऑल दोज जिनके पास पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स है वो सबके सब बर्ड वॉचर क्लब के अंदर आते हैं। भाई यहाँ पे केस उल्टा है, ये सिनेरियो उल्टा दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट, ऑल मेंबर्स ऑफ बर्ड वॉचर क्लब हैव अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स। यानी जितने भी मेंबर्स है बर्ड वॉचर क्लब के सबके पास पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स है। ये वाला स्टेटमेंट सही है, इजी है, समझा पक्के में। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ऑल दोज हु टेक पार्ट इन फोटो कंटेस्ट आर मेंबर्स ऑफ बर्ड वॉचर क्लब। अब देखो कह रहा है जो लोग फोटो कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर है बर्ड वॉचर क्लब के। ये जरूरी है क्या? नहीं, हमने कहा है दोज मेंबर हु हैव कैमरास कैन टेक पार्ट इन फोटो कंटेस्ट। मतलब ऐसे लोग जिनके पास कैमरा है वो फोटो कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं। लेकिन फोटो कॉन्टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ यहीं से लोग आएंगे ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। समझ में आया पक्के में? क्योंकि हम फोटो कॉन्टेस्ट का ऐसा भी बना सकते थे कि एक फोटो कॉन्टेस्ट है जिसपे यहां से आप लोग पार्ट ले सकते हैं। समझ में आया? और नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, ये तो आपके लिए क्या रहेगा, गलत रहेगा। इजी है, समझा सबको? इजी था स्टेटमेंट। आपको ये चीज समझ में आई ना? ये हमने डायग्राम कैसा ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार और क्लियरली इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। क्या कह रहा है, ओनली दोज हु हैव पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स कैन बिकम मेंबर ऑफ बर्ड वॉचर। मतलब बर्ड वॉचर क्लब में आने के लिए आपके पास बाइनोक्यूलर्स होना जरूरी है। तो बर्ड वॉचर क्लब में आने के लिए हमारे पास बाइनोक्यूलर्स होना जरूरी है। नेक्स्ट कह रहा है सम मेंबर्स ऑफ बर्ड वॉचर क्लब हैव कैमरा। तो कुछ ऐसे बर्ड वॉचर क्लब में मेंबर है जिनके पास कैमरा है ना। एंड दोज मेंबर हु हैव कैमरास कैन टेक पार्ट इन फोटो कॉन्टेस्ट। और ऐसे मेंबर्स जिनके पास कैमरा हो वो लोग किस पे आ सकते हैं, फोटो कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास कैमरा हो वो आ सकते हैं फोटो कंटेस्ट में पार्ट लेने के लिए, आ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया समझा आपको? अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। पहला, ऑल दोज हु हैव अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स आर मेंबर ऑफ बर्ड वॉचर। यानी जिनके पास पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स है सबके सब बर्ड वॉचर के क्लब के मेंबर है। ये वाला स्टेटमेंट इसका उल्टा है। ऑल मेंबर्स ऑफ बर्ड वॉचर क्लब हैव अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स। यानी जितने भी मेंबर है बर्ड वॉचर क्लब के
इनके पास पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स पक्के में होंगे होंगे, क्योंकि उसके बिना वो बर्ड वॉचर क्लब के अंदर आ ही नहीं सकते। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। ऑल दोज हु टेक पार्ट इन फोटो कॉन्टेस्ट आर मेंबर्स ऑफ बर्ड वॉचर क्लब। जितने लोग फोटो कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे हैं सबके सब बर्ड वॉचर क्लब से आए। ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि इनके बीच में हमें रिलेशन किसका दिया हुआ है? सम का दिया हुआ है। पक्के में समझ में आ रहा है? ऑल दोज हु टेक पार्ट इन फोटो कॉन्टेस्ट आर मेंबर्स ऑफ बर्ड वॉचर क्लब। यानी इसका ऐसा आना चाहिए था कि फोटो कॉन्टेस्ट में जितने लोग हैं सबके सब किसके मेंबर है? बर्ड वॉचर क्लब के। लेकिन ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं। फोटो कॉन्टेस्ट में आने के लिए आप क्लब से जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास भी कैमरा है वो फोटो कॉन्टेस्ट में आ सकते हैं। तो यानी जिनके पास भी कैमरा है वो फोटो कॉन्टेस्ट में आ सकते हैं। आ सकते हैं। पक्के में समझ में आया आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है यहाँ पे? तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। सम मेन आर ग्रेट। तो चलिए, सम मेन आर ग्रेट, सम मेन आर वाइज। तो सम मेन आर वाइज। अब मैं ऐसा भी बना सकता था, इन दोनों के बीच का रिलेशन मुझे डायरेक्टली दिया हुआ है क्या? नहीं। तो मैं इसको इधर साइड भी बना सकता था, मैं इसको इस साइड भी बना सकता था। ठीक है, ये चीज समझा ना? मैं इसे भी बना सकता था। सम मेन आर ग्रेट, एक ये आपका डायग्राम बन सकता है। एंड सम मेन आर वाइज, ऐसा भी डायग्राम बन सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कंक्लूजन। मैन आर आइदर ग्रेट और वाइज। कह रहा है ये जितने मैन हैं ये या तो ग्रेट होंगे या तो वाइज होंगे। ये ट्रू है क्या? नहीं। देखिए इतना बड़ा चंक है दोनों डायग्राम में। ये ऐसे मैन है जो ना ही ग्रेट है ना ही वाइज है। तो आपका जो पहला कंक्लूजन है वो गलत हो गया। सम men आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज। अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चलेगा। जब तक क्वेश्चन में यानी स्टेटमेंट में नेगेटिव वर्ड ना दिया हुआ हो आप आंसर में नेगेटिव वर्ड नहीं डाल सकते, भले ही वो कितना भी आप सोचे उसमें ट्रू, लेकिन फिर भी आप नहीं डाल सकते। समझ में आया? तो देखो यहां पे कुछ ऐसे मेन हैं जो ना ही ग्रेट है ना ही वाइज है। अगर मैं सोचूं तो ये वाला स्टेटमेंट सही लग सकता है, लेकिन कंडीशन क्या याद रखना है कि जब तक क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड ना हो आप आंसर में नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते, करके हमारा कंक्लूजन 2 भी गलत हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लो। जब तक स्टेटमेंट में नेगेटिव वर्ड नहीं है आप कंक्लूजन में नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको कहीं पे भी स्टेटमेंट में आपको नेगेटिव वर्ड नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे आपको आंसर में नेगेटिव वर्ड दे रहा है, मतलब वाला आंसर कैसा हो जाएगा? गलत। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? कोई भी नहीं। तो आंसर आएगा नन। समझ में आया? इजी है कंसेप्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है यहाँ पे। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, यानी जितने के जितने कलर्स है सब के सब प्लीजेंट है। सम कलर्स आर प्लीजेंट। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है? एग्जामिन द फॉलोइंग गिवन दैट स्टेटमेंट 4 इज ट्रू विच कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड। ओके, हमें पूरा बनना पड़ेगा। सम कलर्स आर प्लीजेंट। तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट, ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, नो कलर इज प्लीजेंट, नो कलर
इज प्लीजेंट, ये होगा तीसरा स्टेटमेंट। और चौथा सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट। तो ये हो गया इसके लिए डायग्राम। ये वाला साइड शेड होगा बस इसमें, और कुछ फर्क होगा क्या? नहीं। तो सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट गिवन दैट स्टेटमेंट 4 इज, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। विच कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड। तो आप इसमें से क्या चीज सही है ये आप पक्के में बता सकते हैं। पहला कह रहा है 1 and 2 आर ट्रू, यानी पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। अब आप देखो, अगर ये डायग्राम बना हुआ है, ये है कलर, ये है प्लीजेंट, तो मुझे पता है सम कलर आर नॉट प्लीजेंट के लिए ये डायग्राम है, एंड सम कलर आर प्लीजेंट के लिए डायग्राम है। तो अगर ये सही है तो ये सही पक्के में हो गई। और अगर कुछ ऐसे कलर है जो प्लीजेंट है, तो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं क्या? नहीं। तो नो कलर इज प्लीजेंट, ये ट्रू हो सकता है क्या? नहीं। ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, ये भी ट्रू हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि दिया हुआ है कि कुछ तो ऐसे कलर है जो प्लीजेंट नहीं है। तो अगर स्टेटमेंट 4 ट्रू है तो ट्रू होगा, और 1 और 3 क्या होंगे? फॉल्स। तो 1 and 2 आर ट्रू, ये गलत हो जाएगा। 3 इज ट्रू, ये भी गलत हो जाएगा। 2 इज फॉल्स, नहीं 2 तो ट्रू होगा। 1 इज फॉल्स, 1 फॉल्स, ये चीज सही होगी। उम्मीद है समझाऊंगा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, यहाँ पे पूरा दिमाग लगवा रहे हैं आपसे। फिर से देखिए एक बार क्या कह रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमें कह रहा है कि स्टेटमेंट 4 पक्के में ट्रू है। स्टेटमेंट 4 क्या कह रहा है? सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, यानी कुछ ऐसे कलर्स है जो प्लीजेंट नहीं है। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। आपसे कह रहा है इसमें से क्या चीज सही हो सकती है, क्या चीज आप कंक्लूड कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, यानी जितने के जितने कलर्स है पूरे के पूरे प्लीजेंट है। सेकंड कह रहा है सम कलर्स आर प्लीजेंट, यानी कुछ ऐसे कलर्स है जो प्लीजेंट है। देखो दोनों का डायग्राम सही बन रहा है। कह रहा है कुछ कलर्स प्लीजेंट नहीं है ना, तो कुछ ऐसे कलर्स है जो प्लीजेंट नहीं है, तो कुछ ऐसे भी कलर्स है जो प्लीजेंट है। तो सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट का मतलब सम कलर्स आर प्लीजेंट भी मैं ले सकता हूं। और फोर्थ क्या है? सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, ये तो हमने ड्रॉ कर लिया। थर्ड देखना है हमें यहाँ पे। थर्ड क्या है? नो कलर इज प्लीजेंट, यानी कोई भी ऐसा कलर नहीं है जो प्लीजेंट हो। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, ये ट्रू है, मतलब ये वाला डायग्राम सही है, तो ये भी डायग्राम सही रहेगा। क्योंकि अगर कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है, इसी का मतलब होता है कि कुछ कलर ऐसे हैं जो प्लीजेंट है। तो ये अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। अगर कुछ कलर प्लीजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, यानी कुछ ऐसे कलर है जो प्लीजेंट नहीं है। आपने तो पूरे कलर्स को प्लीजेंट बना दिया, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे हमें सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट का एक मतलब ये भी होता है कि सम कलर्स आर प्लीजेंट, तो ये कलर्स और प्लीजेंट के बीच में दूरी आएंगी क्या? नहीं, तो ये भी फॉल्स है। तो 1 और 3 फॉल्स है, 2 ट्रू है। ऐसा स्टेटमेंट जो सेटिस्फाई करे, इसमें सिर्फ एक है कि 1 इज फॉल्स। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। इजी है, समझा सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सम रैट आर कैट्स, तो कुछ ऐसे रैट है जो कैट्स है। सम कैट्स आर डॉग, कुछ ऐसी कैट है जो डॉग है। लेकिन हमें डॉग और रैट के बीच में कोई भी रिलेशन दिया हुआ नहीं है। तो यहां पे ये डायग्राम बन सकता है, या तो क्या बन सकता है? सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग। तो ये ऐसा भी आ सकता था कि सम कैट्स आर डॉग्स, यानी इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो कंक्लूजन क्या? अच्छा एक और दिया हुआ है भाई, फिर नो डॉग इज काउ, यानी जितने के जितने डॉग है वो काउ। अब काउ के लिए कुछ और यूज करना पड़ेगा, पूरा काउ लिख देते हैं। वो काउ नहीं है, यानी जितने के जितने डॉग्स है वो काउ नहीं है ये। लेकिन काउ का कैट्स और आपके रैट के साथ रिलेशन हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए, नो काउ इज अ कैट, पहला कंडीशन कह रहा है कि नो काउ, ये जो काउ है वो कैट नहीं रहेगा। इन दोनों के बीच में मैंने क्रॉस मारा हूं क्या? नहीं। तो देखो, आप अगर एक भी डायग्राम बनाते हो ना, तो आपको यहाँ पे ना 10 डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, ये आपके समझने के लिए कर रहा हूं मैं। अगर आपने सपोज किए एक ही डायग्राम बनाया है, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? आपने क्रॉस किन के बीच में मारा है? मैंने क्रॉस मारा हूं डॉग और काउ के बीच में, क्योंकि मुझे दिया हुआ है नो डॉग इज काउ। मैंने काउ का कैट के साथ रिलेशन में कहीं पे भी क्रॉस मारा हूं क्या? नहीं। मैंने काउ का रैट के साथ में कहीं पे भी रिलेशन को क्रॉस मारा हूं क्या? नहीं। तो यहां पे दोनों के साथ एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, वो क्या है? आइदर सम काउ आर कैट्स और नो काउ इज कैट, और दूसरा आइदर सम काउज आर रैट्स और नो काउ इज रैट। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अगर मुझे सेम जगह पे दिया हुआ है तो मैं इसे ट्रू कह सकता हूं। मैं ऐसा करता हूं ना, आपको वाला क्वेश्चन पहले करा ही देता हूं, फिर हम इस पे आते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? ऑल जंगल्स आर टाइगर्स। तो जितने के जितने जंगल्स है, ऑल जंगल्स आर टाइगर्स। आ गया? सम टाइगर्स आर हॉर्सेस। तो कुछ ऐसे टाइगर्स है जो क्या है? हॉर्सेस है। अब मेरा यहां पे किसी में भी मैंने कट मारा हूं क्या? नहीं। यानी हॉर्सेस और जंगल्स के साथ रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो देखिए क्या स्टेटमेंट दिया हुआ कंक्लूजन? सम हॉर्सेस आर जंगल्स। कुछ हॉर्सेस जंगल बन सकते हैं क्या? इसका अगर मैं एक और डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा? जंगल टाइगर हॉर्सेस, है ना? अगर मैं जंगल के साइड वाले टाइगर्स को लेता है, क्योंकि मुझे क्या कह रहा है कि सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, तो कुछ ऐसे टाइगर है जो हॉर्सेस है, तो वो टाइगर जंगल वाले भी हो सकते हैं, है कि नहीं? तो ये इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन दिया हुआ है क्या? नहीं। जब भी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो दो चीजें ट्रू हो सकती है, क्या क्या? आइदर ऐसा हो सकता है कि कुछ हॉर्सेस और जंगल के बीच में रिलेशन हो सकता है आइदर सम हॉर्सेस आर जंगल्स, ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है कि हॉर्सेस और जंगल के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो, नो हॉर्सेस जंगल, ये हो सकता है। ये दोनों चीजें यहां पे पॉसिबल है। तो देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है? सम हॉर्सेस आर जंगल, यानी कुछ हॉर्सेस जंगल होंगे। ये अकेला स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है? सम हॉर्सेस आर जंगल, कुछ हॉर्सेस जंगल हो सकते हैं अगर ये सिनेरियो 1 सही हो, लेकिन सिनेरियो 2 भी तो आ सकता है। तो आप इसकी क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये होगा या तो ये होगा, है ना? मैं बार बार क्या कह रहा हूं, इसके आप दो डायग्राम बना सकते हैं। इसका मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? या तो ये या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है ना? आपको दोनों प्रोबेबिलिटी साथ में लेना है। तो आप क्या लिखेंगे? सम हॉर्सेस आर जंगल, ये अकेले में ट्रू नहीं हो सकता। नो हॉर्सेस जंगल, जैसे नो हॉर्सेस जंगल, ये अगर ये वाला डायग्राम लिया हो तो ट्रू है, लेकिन ये डायग्राम के लिए ट्रू है क्या? नहीं। तो ये भी अकेले में ट्रू हो सकता है क्या? नहीं। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। कंक्लूजन 1 अपने दम पे फॉलो हो सकता है क्या? नहीं। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। कंक्लूजन 2 भी अपने आप में सही हो सकता है क्या? नहीं। बट आइदर कंक्लूजन 1
और कंक्लूजन टू फॉलोज। मतलब यहां पे कह रहा है या तो कंक्लूजन 1 या तो कंक्लूजन 2 हो सकता है। तो ये आंसर सही है, क्योंकि मैं तब से आपको यही बता रहा हूं कि आइदर और वाला आना चाहिए, आइदर सम और नो, ये आना चाहिए वहां पे। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप दोनों डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे हॉर्सेस और जंगल के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दी हुई है। तो हो सकता है कि दोनों में कुछ भी रिलेशन ना हो सकता है दोनों में कुछ रिलेशन हो, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या आएगा? आइदर और में बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉलो होंगे क्या? नहीं, आइदर और फॉलो होंगे। समझ में आया पक्के में? तो याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे किसी का भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हो। अब हमें कैसे समझ में आएगा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है? मैंने अगर सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम भी बनाया हूं, मैंने हॉर्सेस और जंगल के बीच में ऐसा कट नहीं मारा हूं, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन हो सकता है। तो आपको हर बार दो डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर मुझे आज क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद के लिए तो मुझे इतने दो दो डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि मैंने हॉर्सेस और जंगल के बीच में क्रॉस मारा हूं क्या। अगर मैंने क्रॉस नहीं मारा तो भाई ये वाला जो सर्कल है ये एक्सटेंड होके ऐसा भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? यानी इतना अंदर भी आ सकता है कि ये जंगल पे भी कवर कर जाए। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी जरूरी है। अगर आपके वाला टॉपिक अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको ये याद रखना है कि आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली ट्रू हो सकता है कि इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू हो। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए मुझे यहाँ पे डॉग और काऊ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है कि कोई भी डॉग काऊ नहीं हो सकता, लेकिन काऊ और कैट के बीच में रिलेशन दिया हुआ है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या रिलेशन लगेगा? आइदर और का, कि आइदर सम काउज आर कैट और नो काउ इज कैट। फिर दूसरा रैट के साथ आइदर सम काउज आर रैट और नो काउज आर रैट। अगर ये दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं आइदर और के फॉर्म में तो ही वो स्टेटमेंट सही होगा, वरना वो स्टेटमेंट रॉन्ग ही होगा। जैसे देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है? नो काउ इज अ कैट, कोई भी काऊ कैट नहीं हो सकती। भाई हो सकती है, ये दोनों के बीच का रिलेशन मुझे पता नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो मैं डायरेक्टली कंक्लूड कर सकता हूं क्या? नहीं। अगर यहां पे कंक्लूजन 1 ऐसा दिया रहता आइदर सम काउ आर कैट और नो काउ इज कैट, तब ये स्टेटमेंट सही होता। इसने सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट दिया इसका कि नो काउ इज कैट, अधूरा स्टेटमेंट है। ये अकेले के दम पे ट्रू हो सकता है क्या? नहीं। सेकेंड देखिए, नो डॉग इज अ रैट, कोई भी डॉग रैट नहीं हो सकता। भाई हो सकता है, ये दोनों के बीच में मैंने क्रॉस मारा हूं क्या? नहीं। तो ये जो रैट वाला है और जो डॉग वाला है ये यहां पे बढ़ के आपस में क्या हो सकते हैं? अटैच हो सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों के बीच में क्रॉस मारा हूं क्या? नहीं। तो ये कैट जैसा है वैसा का वैसा, ये बढ़ते हुए आ गया रैट, ये बढ़ते हुए आ गया डॉग। तो आप समझ रहे ये क्रॉस क्या डिनोट कर रहा है? भाई ये डॉग को काऊ से दूर रखो, ये वाला जो सर्कल है ये आगे बढ़ा के लाना नहीं। ऐसा मैंने यहां पे कहीं पे क्रॉस मारा हूं क्या? नहीं। मतलब मैं डॉग को बढ़ा के रैट में लेके जा सकता हूं, रैट को बढ़ा के डॉग में लेके जा सकता हूं। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है? क्यों? मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं सम रैट आर डॉग, नो रैट इज डॉग। समझ में आया पक्के में? तो आपको दोनों आना चाहिए, आइदर सम रैट आर डॉग और नो रैट इज डॉग। क्योंकि अगर मैं ये डायग्राम अभी जो बना हुआ है इसे देखूं तो आएगा नो रैट इज डॉग, लेकिन अगर ये सर्कल एक्सटेंड हो जाए इस तरीके से तो क्या आएगा? और सम रैट आर डॉग। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो सकता है। ऐसे में आइदर और लगता है। तो आपको आइदर और वाला कंसेप्ट अच्छे से समझना जरूरी है। यानी नो डॉग इज रैट ये भी अपने अकेले के दम पे ट्रू नहीं हो सकता। अगर यहां पे दिया रहता कि आइदर सम डॉग आर रैट और नो डॉग इज अ रैट, तब ये स्टेटमेंट
ट्रू होता, क्योंकि दोनों सिनेरियो उसमें कवर हुए रहते। तो समझ में आ रहा है, आप यहाँ पे कंक्लूजन उसे ही कहेंगे जो 100% ट्रू। यहाँ पे 50-50 है। 50-50 क्या है? एक डायग्राम कह रहा है सम्राट आर डॉग, एक डायग्राम कह रहा है नो डॉग इज रैट। समझ में आ रहा है? तो दोनों के बीच में रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने दोनों के बीच में क्रॉस नहीं मारा हुआ है। अगर यहाँ पे ट्रू होता कि नो डॉग इज रैट, तो सेम डायग्राम हम ऐसा बनाए रहते और यहाँ पे दिखाए रहते कि भाई दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा कुछ भी दिखाया क्या यहाँ पे? सम, फिर लास्ट क्या कह रहा है? सम कैट्स आर रैट्स, मतलब कुछ ऐसी कैट्स है जो रैट्स है। हाँ भाई, ये तो डायग्राम सही है। तीसरा कंक्लूजन हो रहा है सही, तो यहाँ पे आएगा 3 ओनली। ये तो इजीली आ गया, कुछ ऐसी कैट है जो रैट है। आ रहा है? तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझा होगा, इजी कंसेप्ट है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। आपको 2 स्टेटमेंट नीचे दिए हुए हैं और वहां पे 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। क्या कह रहा है? स्टेटमेंट पहला, ऑल कैट्स आर डॉग्स, मतलब जितनी की जितनी कैट्स है सब की सब डॉग है। ऑल कैट्स आर ब्लैक, जितनी की जितनी कैट्स है पूरी की पूरी ब्लैक है। अब क्या कह रहा है? कंक्लूजन 1, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। भाई जितने के जितने डॉग है पूरे के पूरे ब्लैक है क्या? नहीं। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, कह रहा है कुछ ऐसे डॉग है जो ब्लैक नहीं। अब आप अगर लॉजिकली सोचे तो सही दिख रहा भाई, हाँ कुछ तो ऐसे डॉग्स है जो ब्लैक के बाहर है। बट हमारे मास्टर ने हमें क्या बताया था? जब तक क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड नहीं यूज किया है, नो नॉट ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया हुआ है, आप आंसर में नो नॉट यूज कर सकते क्या? नहीं। इस वजह से कंक्लूजन 2 गलत है। समझ में आया? तो आपसे कह रहा है विच ऑफ द अबोव कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द 2 गिवन स्टेटमेंट डिसरिगार्डिंग द कॉमनली नोन फैक्ट। पहला, कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा? नहीं। कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा? नहीं। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2, यानी यहाँ पे कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 दोनों के दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि पूरे के पूरे डॉग ब्लैक नहीं है। और सम डॉग आर नॉट ब्लैक ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास नॉट वर्ड कहीं पे भी स्टेटमेंट में दिया हुआ नहीं है। तो जब तक स्टेटमेंट में नेगेटिव वर्ड ना हो आप इसे ट्रू नहीं कह सकते। उम्मीद है समझाऊंगा, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? A statement followed by conclusion 1, conclusion 2 is given below. You have to take the statement to be true even if it seems to be at variance from the commonly known fact. Read on conclusions and then decide which of the given conclusions logically follows from the statement disregarding the commonly known. मतलब अपना दिमाग मत लगाओ भाई, जो दिया हुआ है उसे सही मानो, ऐसा कह रहा है वो। सम रेडियोज आर मोबाइल्स, तो कह रहा है कुछ ऐसे रेडियोज है जो मोबाइल्स है। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, जितने के जितने मोबाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्यूटर होते हैं। फिर सम कंप्यूटर आर वॉचेस, कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो वॉचेस होते हैं। अब देखो, मैंने वॉचेस और मोबाइल दोनों के बीच में क्रॉस लगाया हो गया? नहीं। तो आइदर और लग सकता है। मैंने वॉचेस और रेडियो के बीच में क्रॉस लगाया हो क्या? नहीं। यानी वॉचेस और रेडियो के बीच में रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आइदर और आंसर आ सकता है। कह रहा है सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, कह रहा है सर्टेनली मैं पक्के में कह सकता हूं कुछ तो ऐसे रेडियोज होंगे जो वॉचेस होंगे। ये कंक्लूजन गलत है। क्यों? यहां पे उसने देना चाहिए था आइदर सम रेडियोज आर वॉचेस
और नो रेडियो इज वॉच। समझ में अगर ये स्टेटमेंट देता, क्योंकि यहां पे कह रहा है सर्टेनली, भाई गारंटी लेता हूं कि कोई जो रेडियोज है उनका वॉचेस के साथ रिलेशन आएगा ही, भाई आएगा ही, पक्का नहीं है। ये आपका जो सर्कल है ये आगे एक्सटेंड होके वॉचेस के साथ इंटरसेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इनके बीच में कोई क्लियर रिलेशन डिफाइंड है क्या? नहीं, सिर्फ लाइन है। दोनों के बीच में क्रॉस है क्या? नहीं। अगर क्रॉस होता तो हम कह सकते कि नो वॉचेस, नो रेडियोज आर वॉचेस, लेकिन यहाँ पे ना ही क्रॉस है और ना ही आपका बना हुआ है, तो आप सर्टेनली कुछ भी कह सकते क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे सर्टेनली के जगह अगर मे वर्ड यूज कर देता है कि सम रेडियोज मे बी वॉचेस, यानी कुछ ऐसे रेडियोज हो सकते हैं जो वॉचेस है, तब हम इसे ट्रू ले सकते थे, क्योंकि हमें क्या पे क्या पूछता था, फिर वो एक प्रोबेबिलिटी पूछता था कि हो सकते हैं क्या। हाँ भाई 50% चांसेस है कि हो सकते हैं, लेकिन 50% है कि नहीं भी हो सकते, क्योंकि हम दो डायग्राम बना पा रहे हैं यहाँ पे। समझ में? नेक्स्ट देखिए, सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस। कह रहा है भाई गारंटी है कि मोबाइल, कुछ तो ऐसे मोबाइल मिलेंगे ही जो वॉचेस में जाएंगे। भाई गारंटी नहीं है, लाइन खींची हुई है भाई, इनके बीच में रिलेशन वेग है, इनके बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है। आइदर सम मोबाइल आर वॉचेस और नो मोबाइल इज वॉच। तो आपका सेकंड वाला भी कंक्लूजन आप सर्टेनली भाई पक्के में कह सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो फॉलो नहीं कर रहे, तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। उम्मीद है समझाऊंगा। अब देखो, अगर आपका नाइदर नॉर वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया ना, तो ये वाला क्वेश्चन और आपका चेक करेगा कितना आपको अच्छे से समझ में आया है। A statement followed by conclusion 1, conclusion 2 is given below. You have to take the statement to be true even if it seems to be at variance from the commonly known fact. Read all conclusions, then decide which of the given conclusions logically follows from the statement disregarding the commonly known facts. पहला दिया हुआ है some cats are almiras, तो some cats are almiras. Some almiras are chairs. All chairs are table. तो जितनी चेयर है सबकी सब टेबल्स है, दिया हुआ है ऐसा। अब देखो यहाँ पे मैंने किसी के भी बीच में क्रॉस नहीं मारा, यानी नो वाला लॉजिक, सम वाला लॉजिक आइदर और में आ सकता है। तो देखो पहला क्या दे रहा है, सर्टेनली सम अलमारीज आर टेबल। कह रहा है पक्के में कुछ तो ऐसी अलमारीज आएंगी ही जो टेबल है। तो ये देखो सम अलमारीज आर चेयर था और ऑल चेयर्स आर टेबल करके कुछ तो ऐसी अलमारीज होंगी ही जो चेयर टेबल के साथ आएंगी। तो पहला कंक्लूजन ट्रू हो गया। क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि हमें किसके बीच में रिलेशन दिया हुआ था, ये देखो सम अलमीराज आर चेयर ऐसा दिया हुआ था, तो कुछ तो ऐसी अलमीरा है जो चेयर है। अब क्या कह रहा है, ऑल चेयर्स आर टेबल, तो ये जितनी चेयर थी सबकी सब क्या है, टेबल है। मतलब ये क्योंकि पूरी चेयर टेबल है, तो ये अलमीरा जो चेयर भी थी वो टेबल के साथ भी ग्रुप बनाएंगी। तो ये ऐसा तो बन ही रहा है कि अलमीरा और टेबल, ये रिलेशन तो पक्के में आ ही रहा है। तो सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल, ये ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स। क्या कह रहा है, कुछ ऐसी कैट हो सकती है जो चेयर्स ना हो। ये हो सकता है क्या? अब देखो, क्योंकि यहां पे उसने बोल दिया है मे, क्या कह रहा है, मे, यानी पूछ रहा है कुछ भी चांस है क्या कि ये हो सकता है। यानी आपने जो दो डायग्राम पढ़े उनमें कुछ आने का चांस है क्या यहां पे। तो आप देखिए, पहला ये हो गया आपके पास कैट्स और चेयर्स लेना है, तो कैट्स चेयर्स के साथ भी आ सकती है ना, क्योंकि ये दोनों के बीच में हमने कुछ भी रिलेशन डिफाइन किया है क्या, नहीं। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, आइदर
सम कैट्स आर चेयर और नो कैट इज अ चेयर है, क्योंकि यहां पे उसने बोला है सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, मतलब कुछ कैट ऐसी हो सकती है जो चेयर ना हो, क्योंकि यहां पे उसने मे ऐड कर दिया है। याद रखिएगा मे क्या ऐड कर देता है, प्रोबेबिलिटी ऐड कर देता है। तो आप यह वाले स्टेटमेंट को ट्रू कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां से गलती से मे को हटा दूं, यहां पे लिख दूं सम कैट्स आर नॉट चेयर्स, तो यह वाला स्टेटमेंट डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके जो स्टेटमेंट है यहाँ पे पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो आंसर में नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे उसने क्या डाल दिया है, मे डाल दिया है। मे मतलब एक प्रोबेबिलिटी, एक चांस डाल दिया है। तो आपको जब भी मे कहे तो आपको देखना है आपके डायग्राम में कहीं पे भी ऐसा कोई सिनेरियो बन सकता है क्या जहां पे ये ट्रू हो, और अगर एक भी ऐसा सिनेरियो बन जाए, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, तो देखो ये कैट और चेयर आगे जाके इंटरसेक्ट भी कर सकते थे ऐसा, दिस इज कैट, दिस इज चेयर, तो ये आ जाता था दिस कैट्स आर चेयर, तो दिस कैट्स आर नॉट चेयर। समझ में आ रहा है, तो सम ऐसी कैट्स आप बना सकते जो चेयर ना हो, क्योंकि यहां पे उसने मे कहा है, मतलब आपकी जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है आपको सब बनाना है, और वो सब में से अगर किसी एक में भी वो चीज ट्रू हो जाए तो आपको उसे सही मान के चलना है। तो समझ में आया, आंसर में हमेशा मे वर्ड अगर आ गया तो जितने सिनेरियोज है सब में से अगर एक में भी वो ट्रू हो जाए तो आपको उसको क्या मार्क करना पड़ेगा, ट्रू ही मार्क करना पड़ेगा। समझ में आया, अगर मैं यहां से मे वर्ड हटा लू, सम कैट्स आर नॉट चेयर्स ये सिर्फ डाल दू, तो भाई ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन सही क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मे वर्ड आ गया है। समझ में आया, तो इसमें कौन कौन से कंक्लूजन आएंगे, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। उम्मीद है समझाऊंगा। तो आपको आंसर्स में ऐसी छोटी छोटी चीजें भी ढूंढना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कंसिडर two statements and four conclusion that is given below. You have to take the statement to be true even if it seems to be at variance from the commonly known fact. Read all conclusions and then decide which of the given conclusion follows from the following statement disregarding the commonly known fact. पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है some greens are blues, तो कुछ ऐसे ग्रीन्स है जो ब्लूज है। सम ब्लूज आर ब्लैक, तो कुछ ऐसे ब्लूज है जो ब्लैक है। याद रखिएगा ग्रीन और ब्लू के बीच में मुझे कुछ भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है क्या, नहीं, तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सम ग्रीन्स आर ब्लैक, कुछ तो ऐसे ग्रीन होंगे जो ब्लैक होंगे, कि ब्लू नहीं ब्लैक कह रहा है। कह रहा है सम ग्रीन आर ब्लैक, तो कुछ ग्रीन ब्लैक हो सकते हैं क्या, भाई 100% चांस नहीं है, 50-50 है। ये डायग्राम अगर बन गया तो नहीं हो सकते, और अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाता ब्लू ब्लैक ग्रीन ऐसे टाइप का, तो इस केस में हो सकते थे। तो मैं अब दो दो डायग्राम बनाते बैठूंगा क्या, नहीं। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए तो हमें इतना पता है ये दोनों के बीच में एक रिलेशन आ सकता है, वो क्या है, आइदर सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स और नो ग्रीन इज ब्लैक। मुझे आंसर में कहीं पे भी आइदर और वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या, आइदर कंक्लूजन 1 और सम कंक्लूजन, ऐसा कोई दिख रहा है क्या, नहीं। तो इंडिपेंडेंटली वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नो ग्रीन इज ब्लैक, भाई ग्रीन और ब्लैक के बीच में सम या नो दोनों का रिलेशन अगर आइदर और में आए तो हो सकता है, इंडिपेंडेंटली हो सकता है क्या, नहीं। तो इसका एक आंसर और क्या हो सकता था जहां पे नहीं दिया हुआ है, वो ये हो सकता था आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज।
मतलब या तो कंक्लूजन 1 सही होगा या तो कंक्लूजन 2 सही होगा। ये तो पक्का है कि डायग्राम या तो ऐसा बनेगा या तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो ऐसा बनेगा, ये एक चीज पक्की है। लेकिन आइदर और में, तो इसका एक और आंसर आपको क्या है जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है वो क्या हो सकता था, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो आप ऐसा लिख लेना कि यार यहाँ पे हमें ग्रीन और ब्लैक के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो क्या हो सकता है कि ये दोनों इंटरसेक्ट ना हो सकता है कि ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच के रिलेशन में कहीं पे भी क्रॉस दिया हुआ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आइदर सम ग्रीन आर ब्लैक और नो ग्रीन इज ब्लैक। अगर ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ हो तभी ये ट्रू होगा, इंडिपेंडेंटली ट्रू होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे सम ग्रीन्स आर ब्लैक इंडिपेंडेंटली ट्रू होगा क्या, नहीं। नो ग्रीन इज ब्लैक इंडिपेंडेंटली ट्रू होगा क्या, नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया रहता आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, मतलब या तो कंक्लूजन 1 या तो कंक्लूजन 2, या तो कंक्लूजन 1 या तो कंक्लूजन 2, अगर और में है तो सही है। तो समझ में आया, अगर ये और में है दोनों के दोनों कंक्लूजन तो सही है। समझा, ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या, नहीं, तो उसको छोड़ दो। ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, भाई जितने के जितने ग्रीन है पूरे के पूरे ब्लैक में, भाई ये तो हो ही नहीं रहा यहाँ पे। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, जितने के जितने ब्लैक्स है पूरे के पूरे ग्रीन है, भाई ये भी यहाँ पे हो नहीं रहा। तो यहाँ पे चारों के चारों कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहे। उम्मीद है समझाऊंगा, इजी कंसेप्ट है। तो अगर यहाँ पे आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 ऐसा ऑप्शन दिया रहता तो हम इसे मार्क करते, क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन अकेले के दम पे फॉलो नहीं हो सकता। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर टू स्टेटमेंट, फिर से सेम चीज दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑल पेन्स आर बुक्स, तो मतलब जितने के जितने पेन्स है पूरे के पूरे क्या है, बुक्स है। नो चेयर इज पेन, तो ये पेन और चेयर के बीच का रिलेशन है, तो नो चेयर इज पेन, तो कोई भी चेयर पेन नहीं हो सकता। तो इससे क्या क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। अब देखो, नो चेयर इज पेन मतलब चेयर और पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन चेयर और बुक के बीच में आइदर और का रिलेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, आइदर सम चेयर्स आर बुक्स और नो चेयर इज अ बुक, ये रिलेशन इनके बीच में हो सकता है, लेकिन आइदर और में आना चाहिए। तो पहला कंक्लूजन देखिए क्या कह रहा है, ऑल चेयर्स आर बुक्स, यानी जितनी की जितनी चेयर्स है पूरी की पूरी बुक्स के अंदर। ऐसा डायग्राम बना हुआ है क्या, नहीं, पहला कंक्लूजन गलत हो गया। सेकेंड, सम चेयर्स आर पेन, तो कुछ ऐसे चेयर्स है जो पेन बन सकते, भाई दोनों के बीच में स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि रिलेशन नहीं है, आपका सेकेंड कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है ऑल बुक्स आर चेयर, जितनी की जितनी बुक्स है पूरी की पूरी चेयर है, ये सही हो सकता क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बुक्स के अंदर पेन भी है और आपको पेन और चेयर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो चेयर पूरा का पूरा बुक को निकल सकता है क्या, नहीं, क्योंकि बुक के साथ पेन तो फ्री आ रहा है और पेन और चेयर का 36 का आंकड़ा है। समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है नो चेयर इज अ बुक, यानी कोई भी चेयर ऐसी नहीं है जो बुक हो। चेयर और बुक के बीच में रिलेशन है क्या, आइदर सम चेयर आर बुक और नो चेयर इज अ बुक, ये इसका आंसर है कि कुछ चेयर बुक हो सकती है या तो कोई भी चेयर बुक नहीं होगी। समझ में आया पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे दोनों रिलेशन अगर आइदर और में होता तो आप इसका आंसर लिख सकते थे, तो आपका कंक्लूजन 4 भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपका पूरे के पूरे स्टेटमेंट गलत हो गए। ऑल चेयर आर बुक भी नहीं है, सम चेयर आर पेन भी नहीं है और ऑल बुक्स आर चेयर्स भी नहीं है, नो चेयर इज अ बुक भी नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आ गया, नाइदर C1 C2 C3 C4, यानी चारों में से कोई भी ट्रू नहीं है। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा यार टॉपिक अच्छे से करके। आपको ये आइदर और वाला कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए कि भाई इंडिपेंडेंटली कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, और कंक्लूजन में हमेशा क्या देखना, कहीं पे मे तो नहीं आ गया।
में आ गया मतलब अगर आप जितने डायग्राम बना रहे हो उनमें से किसी एक में भी ट्रू हो गया तो आपको उसे ट्रू ही मार्क करना है। 3 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन आर गिवन बिलो, फिर उसके बाद सेम चीज दिया हुआ है, तो चलो देखते क्या सही है। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, तो चलो कुछ ऐसे डॉक्टर्स है जो टीचर्स है। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, जितने भी टीचर्स है सबके सब इंजीनियर्स है। ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, जितने के जितने इंजीनियर्स है सबके सब साइंटिस्ट है। कंक्लूजन 1, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, तो कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। यहां पे देखो क्योंकि डॉक्टर और साइंटिस्ट के बीच में रिलेशन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पूरे के पूरे टीचर्स इंजीनियर है, पूरे के पूरे टीचर साइंटिस्ट है? पूरे के पूरे टीचर इंजीनियर है, इंजीनियर साइंटिस्ट है, मतलब ये टीचर्स भी पूरे के पूरे साइंटिस्ट हो गए। और जो टीचर्स का डॉक्टर के साथ रिलेशन था उनका साइंटिस्ट के साथ भी रिलेशन आएगा, तो हम कह सकते सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर। सेकेंड कह रहा है ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, यानी जितने के जितने इंजीनियर है पूरे के पूरे डॉक्टर बन सकते क्या? नहीं, उसके लिए ऐसा बनना चाहिए था ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर। पूरे के पूरे टीचर्स इंजीनियर है और यहाँ पे कुछ ऐसे टीचर्स भी है जो डॉक्टर नहीं है, तो इंजीनियर भी नहीं चाहेंगे पूरा का पूरा कि ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर। तीसरा, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, कुछ ऐसे इंजीनियर है जो डॉक्टर बन सकते। ये देखो, ये था हमारा इंजीनियर वाला, ये था हमारा डॉक्टर वाला, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर सही है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3। उम्मीद है समझा होगा। किस तरीके से ड्रॉ किया समझा ना सबको? क्या कह रहा था यहाँ पे पहले? सम डॉक्टर्स आर टीचर, तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स है जो टीचर्स हैं। फिर कह रहा है ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, यानी जितने के जितने टीचर्स है पूरे के पूरे इंजीनियर है। तो ऐसे टीचर जो इंजीनियर भी हो और डॉक्टर भी हो, ये वाला एरिया आ गया, तो हम कह सकते सम डॉक्टर आर इंजीनियर, या तो सम इंजीनियर आर डॉक्टर, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। फिर क्या कह रहा है? ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, जितने के जितने इंजीनियर है पूरे के पूरे साइंटिस्ट आएंगे। तो ये जो भीड़ थी, जो डॉक्टर भी थी, वो साइंटिस्ट पे भी आ गई, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर। तो ये दोनों स्टेटमेंट करके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। उम्मीद है समझ रहा हूँ, ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, तो एक बार आपके दिमाग में लॉजिक बैठ गया ना, फिर आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय कंक्लूजन नंबर 1 एंड 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या? कि इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिल्क का। कंक्लूजन कह रहा है इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। भाई हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट ही कोई नहीं होगा, हमसे ज्यादा कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करता होगा, नहीं कह सकते। इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क, इंडिया मिल्क इंपोर्ट नहीं करता, ये भी डायरेक्टली कह सकते क्या? नहीं। जब तक आपको दो स्टेटमेंट ना दिए हुए हो, आप दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बता सकते। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ दिया है इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, तो इंडिया प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, इतना दिया हुआ है। हमें एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, इनके साथ इनका रिलेशन दिया हुआ है क्या? नहीं। तो आप दोनों में से कोई भी कंक्लूजन अपने मन से निकाल नहीं सकते। तो जब तक आपको ऑप्शन दिया हुआ ना हो, इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ ना हो, तब तक आप यहाँ पे कुछ भी रिलेशन निकाल सकते क्या? नहीं। तो आपको रिलेशन निकालने के लिए कम से कम दो स्टेटमेंट चाहिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आप आगे आंसर निकाल सकते क्या? नहीं। अब हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 4 PQRS, चूज द ordered pair of statement where the first statement implies second and the two statement are logically consistent with the main statement। कह रहा है यहाँ पे एक मेन स्टेटमेंट दिया हुआ है कि
प्रदीप बिकम्स आइदर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर। कह रहा है ये प्रदीप या तो डायरेक्टर बनेगा या तो प्रदीप प्रोड्यूसर बनेगा। है दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है, आइदर और का रिलेशन। तो या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा। समझा? तो कह रहा है या तो प्रदीप डॉक्टर बनेगा या तो प्रदीप प्रोड्यूसर बनेगा। ये मेन स्टेटमेंट है। आपको कह रहा है आप नीचे पेयर देखो, यहां पे दिया हुआ है एसपी आर क्यू, एसपी आर क्यू। तो आपको कह रहा है आपको ये बताना है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ स्टेटमेंट है, जहां पे पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू मान लू तो इसका मतलब दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाना चाहिए, और ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये लॉजिकली कंसिस्टेंट रहने चाहिए मेन स्टेटमेंट में, यानी इसके वजह से मेन स्टेटमेंट भी ट्रू आना चाहिए। तो देखो पहले कह रहा है एस फॉलोड बाय पी। एस क्या कह रहा है, प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर, मतलब प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है। अगर प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, डॉक्टर बनना चाहिए, यानी प्रदीप क्या बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो प्रोड्यूसर बने या तो वो डॉक्टर बने। क्वेश्चन में दिया हुआ है मेन में कि प्रदीप या तो डायरेक्टर बनेगा या तो प्रोड्यूसर बनेगा, दोनों में से एक बनना जरूरी है। तो स्टेटमेंट एस कह रहा है कि प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर, यानी प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं बन पाया, तो प्रदीप ने क्या बनना चाहिए, डॉक्टर। तो पी क्या कहता है, प्रदीप इज अ डॉक्टर की डायरेक्टर है, डायरेक्टर है सॉरी, तो प्रदीप इज अ डायरेक्टर, तो फिर प्रदीप क्या बनेगा, डायरेक्टर। और यही क्या हमारे लिए स्टेटमेंट पी। तो एस और पी दोनों के दोनों सही है और लॉजिकली जा भी रहे हमारे क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आर और क्यू। आर क्या कह रहा है, प्रदीप इज नॉट अ डॉक्टर, डायरेक्टर, सॉरी मैं कब से डॉक्टर कहां से बना रहा हूं, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर। अगर प्रदीप डायरेक्टर नहीं बन पाया तो मेन स्टेटमेंट के हिसाब से प्रदीप ने क्या बनना चाहिए, फिर प्रदीप ने बनना चाहिए प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्यू क्या कह रहा है, प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर। तो देख रहे हैं अगर आर को मैं मान लू कि ट्रू है तो क्यू ऑटोमेटिकली ट्रू हो जा रहा है। तो हमारा जो आर क्यू है ये भी स्टेटमेंट सही है, तो मेरा एसपी वाला सेट भी सही हुआ, आर क्यू वाला सेट भी सही हुआ, मतलब बोथ एसपी एंड आर क्यू सही है। यहाँ पे उम्मीद है समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है, आपको कह रहा है कि मेन स्टेटमेंट के हिसाब से आपको चेक करना है, मेन स्टेटमेंट के हिसाब से लॉजिकली कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मेन स्टेटमेंट कह रहा है प्रदीप या तो डायरेक्टर बनेगा या तो प्रोड्यूसर बनेगा, दोनों में से कोई एक बनना ही है। तो अगर एस कह रहा है कि प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है, एस कह रहा है प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है, तो मतलब क्या बनेगा, डायरेक्टर। तो एस कह रहा है प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है, तो क्या बनना चाहिए, डायरेक्टर बनना चाहिए। और एस के बाद क्या दिया हुआ है, पी। पी क्या है, प्रदीप इज अ डायरेक्टर। तो ये दोनों का सेट सही है कि अगर ये ट्रू है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जा रहा है। सेकेंड था आर और क्यू का। आर क्या कह रहा है, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, यानी प्रदीप डायरेक्टर नहीं बन पाया, तो क्या बनाऊंगा, प्रोड्यूसर बनाऊंगा। तो क्यू क्या कह रहा है, प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, तो ये ट्रू है, यानी दोनों के दोनों जो सेट है वो ट्रू है। तो आंसर आएगा बोथ एस पी एंड आर क्यू। और इसी के साथ हमारा सिलोगिज्म होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए, रैंडमली क्वेश्चंस उठाइए और हमने जितने लॉजिक पढ़े सबके सब उस पर लगा के ये लॉजिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।